Good evening, ma'am. गुड इवनिंग गीतांजलि। मैम को टास्क के बारे में पूछना। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैं ये क्वेश्चन जो है तो हम इसको लिखेंगे कैसे कंपनी के अकॉर्डिंग? विच क्वेश्चन? मैम जैसे डिस्क्राइब रिसेंट डील व्हाइल आंसरिंग, जैसे विच कंपनी इज मेड डील टू? विच कंपनी? उस कंपनी का नाम आपको ढूंढना है। आपके शायद नेस्ले होगी शायद, या फिर कैडबरी। कैडबरी। कैडबरी है ना। सिंपली आप या तो चैट जीटीपी यूज कर सकते हो या ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि रिसेंट के अंदर कैडबरी ने किसी कंपनी के साथ में कोई डील साइन करी है क्या। क्लाइंट की डील भी हो सकती है, पार्टनरशिप डील भी हो सकती है। ओके मैम। विवेक, योर माइक इज ऑन। सॉरी मैम।
Good evening, everyone. Good evening. So, लास्ट टॉपिक में या टास्क से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? क्लियर था? Okay. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने डोमेस्टिकली देख लिया था बिजनेस डेवलपमेंट हम इंडिया के मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कैसे करते हैं। सेम गोज फॉर इंटरनेशनली कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो स्टेप सिमिलर रहेंगे। आप मार्केट रिसर्च करते हो, कस्टमर्स को ढूंढते हो, आपके आइडियल कस्टमर्स कौन होंगे, बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आप खुद रह रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहता है कि आपके कस्टमर्स कौन से हैं और उनके क्या क्या प्रेफरेंस है। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि दूसरे देशों के लोग कैसे हैं या उनका क्या क्या प्रेफरेंस है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की रिसर्च करनी रहती है, पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, बहुत फ्रिक्वेंट आपको जो भी आप जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो वहां पे आपको जाना रहता है। एंड ट्राई ही करना रहता है कि जो आपके कस्टमर्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे और उनके अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, बट एक बार अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस सेटअप हो जाता है तो वो जो आपको अर्निंग देगा वो डोमेस्टिक लेवल से कई ज्यादा होती है, क्योंकि करेंसी का भी फर्क पड़ता है एंड आपका जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एक्जीक्यूटिंग ऑफ एक्टिविटी aimed at expanding a company's operation, market presence and revenue stream beyond its domestic borders. This process include identifying entering new international market, forming strategic alliance, managing cross-border operation, navigating the complex regulatory and cultural landscape of global commerce. तो इंटरनेशनल डेवलप बिजनेस डेवलपमेंट सेम आप इंटरनेशनल ही खुद का जो बिजनेस है सेटअप करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। आपको आप अलायंस के अंदर भी आ सकते हो, वहां की कोई कंपनी रहती है तो आपको उनके साथ में एक पार्टनरशिप में भी आना रहता है, क्योंकि अगर आपके साथ में कोई सपोर्ट नहीं रहेगा उस कंट्री का या उस कंट्री के लोगों का जो वहां पे काम करते हैं तो आप आसानी से वहां पे बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे और रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो बेटर यही रहता है कि जब जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आप मार्केट रिसर्च तो करोगे ही और वहां पे खुद के पार्टनर्स देख सकते हो जो आपके साथ में वहां बिजनेस सेटअप कर सके। एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना रहता है कि जो आपके कंट्री का जो अलायंस रहता है दूसरे कंट्री से वो कैसा है उसको भी आपको देखना रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, आप इंडिया से हो और आपके बिजनेस आप लगभग सारी कंट्रीज के अंदर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आप अमेरिका भी जा सकते हो, जर्मनी भी जा सकते हो, रशिया भी जा सकते हो, क्योंकि इन सब से हमारा एक फ्रेंडली नेस है हमारी कंट्री का। बट वही अगर आप नॉर्थ कोरिया का ट्राई करते हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप वहां पे बिजनेस सेटअप भी ना कर पाओ और रिस्क हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का कंट्रीज के अकॉर्डिंग। अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस लेके जाना चाहते हो तो आपको खुद का कंट्री किस कंट्री के साथ में आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में हो, आपकी कंट्री उस कंट्री के अंदर अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है बजाय एनिमी कंट्री के। तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी रहती है। वहां पर क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन बैन है, फॉर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जो अलग अलग कंट्रीज बैन कर देती है, कुछ पॉलिसीज होती है तो आपको उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी सारा रिसर्च करना रहता है ताकि बाद में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ये बहुत रिस्की भी रहता है, बट अगर सेटअप हो जाता है आपका बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल भी रहता है। ओके, तो बिजनेस डेवलपमेंट डन। ओके,
देन आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स? क्यों आप आपका जो बिजनेस है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हो? प्राइम हमारे पास में एग्जांपल आ जाएगा मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट को बढ़ाने के लिए आप जब अपना बिजनेस लेके जाते हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। देन खुद का जो रेवेन्यू है वो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेड बिजनेस रिस्क अक्रॉस मल्टीपल मार्केट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल इकोनॉमी। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फॉर एग्जांपल आप नॉट इंडिया, इंडिया का तो अभी इकोनॉमिक लेवल ठीक है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, श्रीलंका में अगर आप थोड़ा रिसर्च करो अभी उनका बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, उनके मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं और इकोनॉमिकली श्रीलंका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। सो कोई भी अगर वहां का बिजनेस रहेगा, कोई बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, तो वो डोमेस्टिकली वहां पर काम करते हैं। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जहां पे आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़े, उस चीज से बचने के लिए आप अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर देते हो खुद के मार्केट का, कि आप सिर्फ एक ही कंट्री पे डिपेंड ना होके अलग अलग कंट्रीज पे अपना बिजनेस खोलते हो, जिससे अगर किसी एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता भी है या लॉस होता भी है, तो जो दूसरी कंट्री के अंदर आप उनके अंदर जो आपका बिजनेस चल रहा है वो उस फैक्टर को कम कर देता है, लॉसेस कम कर देता है और आपका बिजनेस आगे चलता रहता है। देन आ जाता है competitive advantage. Gain a competitive edge by leveraging global resources, talent and innovation. आप ग्लोबली अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करते हो तो आपके कंपिटिटर्स के अगेंस्ट भी आपको बहुत फायदा होता है। क्यों होता है? कि अगर आप एक कंट्री के अंदर हो तो उस कंट्री के अंदर कंट्री के हिसाब से ही लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे और लिमिटेड टेक्नोलॉजी रहेगी। वही अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो टेक्नोलॉजी होगी, जो दूसरी कंट्री की हो सकता है आपकी कंट्री से एडवांस रहे, उस टेक्नोलॉजी का और इन रिसोर्सेस का यूज करके आप मार्केट कैप्चर्स कर सकते हो, प्रोडक्ट के अंदर आप बहुत डेवलपमेंट ला सकते हो और बहुत बड़े तादाद के अंदर आप कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपके जो कंपिटिटर्स है वो कम हो जाते हैं, वो आपसे कम्पीट नहीं कर पाते। देन आ जाता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। आपकी ब्रांड का वैल्यू हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ब्रांड का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? ये नाइकी, रिबोक, ये लोग ये अमेरिका की ब्रांड है और हम क्यों जानते हैं इन ब्रांड्स को? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के बड़े ब्रांड है। तो वो एक इमेज जो रहेगी, वो एक ब्रांड इमेज जो रहेगी आपकी कंपनी की, वो बन जाती है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो। तो क्या फायदा होगा उस ब्रांड इमेज का? पहला, कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लेवल पे काम करते हो तो कस्टमर्स ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर वही काम कर सकता है जो केपेबल है और जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है कस्टमर्स को। ओके, तो वो ट्रस्ट बन जाएगा, कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ जाती है और कस्टमर बेस भी हमारा ब्रांड इमेज पर बन जाता है। ओके, वापस क्यों हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करेंगे? फर्स्ट, मार्केट को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, हमारे रिस्क को कम करने के लिए। अगर हम एक ही इकोनॉमी में डिपेंड ना रह के अलग अलग कंट्रीज में हमारा बिजनेस खोलेंगे तो हमारा जो एक कंपनी में कोई क्राइसिस आता है तो हम उससे बच सकते हैं। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका कंपिटिटर आपसे compete नहीं कर पाएगा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस खोले। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे आपके कंपिटिटर्स के अगेंस्ट में। एंड देन लास्ट आ जाएगा आपका ब्रांड इमेज एक बन जाता है जो कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर कैप्चर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, क्लियर? ओके, एंड देन आ जाते हैं की स्टेप फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या क्या आपके स्टेप रहते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर सेम है जैसा हमने मार्केट रिसर्च का डोमेस्टिक के अंदर बोला था, सेम है, कुछ कुछ चीजें इसके अंदर चेंज हो जाती है। फर्स्ट आ जाता है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट्स, conduct market research to identify potential international market, analyze economic, cultural, political and legal environment,
फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा रहता है मार्केट रिसर्च का, कि आपको कहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप करना है, वो मार्केट आपको ढूंढना रहता है। ठीक है, वो मार्केट क्या रहेगा, कंट्री तो रहेगा, उसके साथ साथ कंट्री का लोकेशन भी रहेगा, कि उस कंट्री के अंदर कौन सी लोकेशन पे आप बिजनेस खोलना चाहते हो। ठीक है, ज्यादातर ट्राई करूँ अर्बन एरियाज के अंदर होता है तो ओके, क्योंकि अगर आप विलेज एरिया के अंदर जाओगे तो आप ज्यादातर लोगों को आप आपका प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। सो वो टारगेट मार्केट आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी रहती है, अलग अलग टाइप के एनालाइज करते हो जिसके अंदर इकोनॉमिक लेवल कैसा है उस कंट्री का, कि हमसे अच्छी है या हमसे खराब है, कल्चर कैसा है उस कंट्री का, अलग अलग कल्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया ले लो, रशिया का कल्चर इंडिया से बहुत अलग होगा, राइट। रिलीजन पॉइंट से भी आप दे सकते हो। एंड देन पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि वहाँ पॉलिटिकली क्या क्या चीजें या लीगली क्या क्या चीजें वहां पे बैन है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते हो, उन सब चीजों की आप स्टडी करोगे। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, कहाँ पे कौन सी कंट्री में किस लोकेशन पे आप का बिजनेस खोलोगे आप, इकोनॉमिकली, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, लीगली, इन सब चीजों से आप एनालाइज करते हो क्या क्या चीजें वहां पे अलाउ है, वो आप देखोगे, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, जिससे आपको बिजनेस सेटअप करने में आसानी। देन आ जाता है मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी। अब आप मार्केट के अंदर कैसे ज्वाइन करोगे, डिसाइड ऑन द मोड ऑफ अ एंट्री। ये जो मार्केट एंट्री के आगे जो है ना, एक्सपोर्टिंग लाइसेंसिंग, इसको डिटेल के अंदर इसी के आगे पढ़ लेंगे अभी। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप लाइसेंस ले लेते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को वहां पे बेचने का, उस बिजनेस के साथ में, हम इसी के आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड देन फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर, जो हमने पढ़ा था कि आपके ब्रांड के नाम से कोई और बिजनेस भी आपका प्रोडक्ट वहां पे बेच सकता है, या फिर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में आ सकते हो। ठीक है, ये चारों पॉइंट वापस रिपीट होंगे और डिटेल के अंदर आएंगे, वहां अच्छे से समझोगे। तो पहले आप मोड डिसाइड करोगे, किस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो आप बेचोगे। And then evaluate the advantages and disadvantages of each entry mode for the specific market. अलग अलग ये जो मार्केट की स्ट्रेटेजी है, इनके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है, वो आप देखोगे, उस पे ऊपर भी हम आगे डीप में बात कर लेंगे। ठीक है, एंड देन आ जाता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अंडरस्टैंड लोकल रेगुलेशंस, कि वहां पे लोकल का रेगुलेशंस या पॉलिसीज क्या क्या है। रिसर्च लोकल बिजनेस लॉ, ट्रेड रेगुलेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस लॉज होते हैं, बिजनेस पॉलिसीज होती है, वो आप पढ़ोगे। कंसिडरिंग टैरिफिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ के जो भी कस्टमर्स है, आप उनके बारे में पढ़ते हो, उनके बारे में रिसर्च करते हो। उस कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के क्या क्या रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस है, वो आप एनालाइज करते हो। एंड देन आ जाता है लीगल स्ट्रक्चर, चूज द अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस टू अ फॉरेन मार्केट, इंश्योर ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट आर इन ऑर्डर। एंड देन आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लीगल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे खुद का बिजनेस वहां सेटअप करोगे, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपकी साइड से जो परमिशन रहेगी या दूसरी साइड की जो परमिशन रहती है, आप हमेशा परमिशन लेकर ही अपना जो बिजनेस है वो दूसरी कंट्री के अंदर सेटअप करते हो। तो परमिशंस और डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे प्रोडक्ट आएगा, उन सबका पूरा रिपोर्ट्स रहेगा, तो आप उसको लीगल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। लीगल स्ट्रक्चर यही रहेगा कि आप कैसे लीगली वहां पर बिजनेस सेटअप करते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, वापस सुन लो, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, वहां के लोगों के बारे में आप रिसर्च करते हो, रीजन के बारे में, प्लेस के बारे में रिसर्च करोगे। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस में वहां का लीगल पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, बिजनेस लॉस क्या है, कैसे आप खुद का ऑपरेट करोगे वहां पे बिजनेस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके रिपोर्ट रहेगा, उसका एक स्ट्रक्चर आप बनाओगे कि कैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स है हम लोग वहां भेजेंगे, या कैसे हम खुद वहां पे खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। ये 2 पॉइंट क्लियर है? ओके,
देन कल्चरल एंड लैंग्वेज अडेप्टेशन। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओगे तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर को अडेप्ट ही करना रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकल लैंग्वेज, क्योंकि अगर आपको लोकल वहां पे लैंग्वेज नहीं आती है तो वहां पर आप लोगों का कैप्चर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप जापान जाते हो, ठीक है, इवन दो इंग्लिश एक ऑलराउंडर वर्ल्ड वाइड नोन एक लैंग्वेज है, बट जापान कोरिया ये जो ईस्ट साइड के अंदर कंट्रीज है, ये ज्यादातर जो भी मार्केटिंग होती है या ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेज जापानीज में या साउथ कोरियन के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को वहां पे इंग्लिश नहीं आती है। वो इंग्लिश सीखते हैं लेकिन इट्स जस्ट कि हाँ थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाए, इंग्लिश बहुत वीक है वहां पे लोगों की, तो वो पूरा जो अपना फोकस है खुद की लोकल लैंग्वेज पे खुद के कल्चर पे करते हैं। अब जापान में जाओगे तो बहुत कल्चर ओरिएंटेटेड लोग रहते हैं, वो उनका हर चीज का बैठने का खाने पीने का सबका एक तरीका होता है, वो पूरा उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप वहां पर जाते हो तो आपको उनके हिसाब से ही जो आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपका बिजनेस है वो सेटअप करना रहेगा। और अगर आप पैकेजिंग आती है आपकी या प्रोडक्ट किस हिसाब से है, तो वो प्रोडक्ट भी इतना ही ऐसा होना चाहिए जिससे वो लोग आसानी से अडेप्ट कर सके। तो ये चीज आपका होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट आ गया कल्चरल सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है कल्चर के अंदर, वो आपको रिस्पेक्ट करना होगा। रिस्पेक्ट यानी कि वो कल्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स जो होते हैं जापानीज के अंदर, आप सिंपल नमस्ते नहीं करते हो, आप थोड़े से नीचे झुकते हैं एंड यू बो टू द अदर पीपल, राइट। तो वो क्या है, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट देना हो गया। अगर आप उनका कल्चर समझते हो कि वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, खाना भी कैसे खाते हैं, वो भी आपको सीखना होता है। अडेप्ट मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रैक्टिस टू लोकल कस्टमर एंड प्रेफरेंस। वहां के लोगों का प्रेफरेंस क्या है, किस टाइप का उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, किस टाइप की मार्केटिंग वहां पे की जाती है, आप उसी हिसाब से मार्केटिंग करोगे तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लैंग्वेज बैरियर, employ local language expert for communication and documentation, ensure all material are accurately translated। या तो आप खुद उनका लैंग्वेज सीख सकते हो या आप किसी को रिक्रूट कर सकते हो, एम्प्लॉय कर सकते हो जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानता है, जो बातचीत करने में ट्रांसलेट कर सके, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। हम वो पहले हमने देखा था ना, वो पीच डेक रहती थी या पूरा बिजनेस मॉड्यूल रहता था, तो वो उनके लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो भी रहते हैं वो उन्हीं के लैंग्वेज में जापानीज के अंदर या साउथ कोरिया के अंदर ही बात करते हैं। मैं इनका एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आप कहीं और भी सेटअप करते हो तो आपको उनके हिसाब से ही खुद के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने होते हैं। ओके, फाइनेंशियल कंसिडरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका फाइनेंस। बहुत एक्सपेंसिव होता है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस सेटअप करना। आपको खुद के साइड से भी इन्वेस्टमेंट देना होगा, आपको लोन भी देने होंगे, और आपको पूरा एनालाइज करना होगा कि आप किस हद तक वहां पे मार्केट कैप्चर कर सकते हो और वापस रिटर्न आपका कितना आ सके, कि जो भी आपने अगर लोन लिया है तो वो वापस चुक जाए। बिना लोन के और बिना बहुत ज्यादा पैसों के आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट आ जाता है कॉस्ट एनालिसिस, एस्टिमेट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एंटरिंग एंड ऑपरेटिंग इन अ न्यू मार्केट, कंसीडरिंग द कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, टैरिफ, टैक्सेस एंड लोकल लेबर। सबसे डिफरेंट चीज होती है हमारी करेंसी। okay? तो हमारी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे कितनी है और वहां की वैल्यू कितनी है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ले लो डॉलर का और रुपए का, ठीक है। हमारा इंडिया का जो रुपए है वो शायद 80 रुपीज या 80 या 85 रुपीज रहता है अभी के ट्रेंड के हिसाब से, डॉलर के अकॉर्डिंग। एक डॉलर 85 रुपीज का, 80 रुपीज के इनके बीच में है, ठीक है। बढ़ भी सकता है बट अभी का ट्रेंड यही चल रहा है कि आसपास रहता है इसके। तो कितना ज्यादा फर्क हो जाता है एक डॉलर और हमारा 85 रुपीज, राइट। सो वहां के हमारे 100 रुपए वहां के $2 से भी कम है। सो वो चीज आपको ध्यान रखता है कि यानी कि वहां की जो चीजें रहेगी वो हमारे लिए शायद एक्सपेंसिव हो जाए, ठीक है। वहां का हमारा करेंसी अगर कम होगा तो बड़ी जो करेंसी रहती है तो चीजें एक्सपेंसिव हो सकती है वहां की। लेबर जो है वो भी एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि अगर वहां का लेबर $100 पर डे ले रहा है तो 100 हमारे हिसाब से तो 8,000 हो जाता है।
और जबकि हमारा एवरेज जो रहता है वो 350 या 450 समथिंग कुछ रहता है एवरेज लेबर का। तो कितना फर्क हो जाता है उसके और हमारे कंट्रीज की करेंसी के अंदर। तो वो आपको एनालाइज करना रहता है कि कितना पैसा आप उनकी कंट्री के हिसाब से लगाओगे कि वहां पर आप जो खुद का बिजनेस है वो ऑपरेट कर सको। ओके, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शंस, लोकल इन्वेस्टमेंट, लोन्स, पार्टनरशिप, evaluate the financial risk and return of international expenses। वही अब आप फंड कहाँ से लाओगे, खुद के पास में अगर नहीं है तो आपको या तो लोन लेना रहेगा या वहां से किसी के साथ में आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, तो थोड़ा पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर लोकली आप लोगों से भी इन्वेस्ट करवा सकते हो, अलग अलग पार्टनर्स से इन्वेस्ट करवा सकते हो, गवर्नमेंट से कनेक्ट होके भी आप इन्वेस्ट करा सकते हो, डिपेंड्स ऑन क्या टाइप की पॉलिसी उस कंट्री के अंदर है। ओके, आप वहां से फंड लेते हो एंड देन ये चीज चेक करते हो कब तक हमारा जो फंड्स है हम वापस चुका सकेंगे, जो भी हमारा लोन रहेगा, कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा और कितना रिटर्न मिलेगा जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सबको आपको एनालाइज करना है। ओके, वापस सुन लो, कल्चरल एंड लैंग्वेज एडेप्टेशन, वहां का कल्चर कैसा है उसको आप रेस्पेक्ट करो और वहां का कल्चर आप सीखो। लैंग्वेज या तो आप सीख सकते हो या लोकल जो वहां पर है उसको एम्प्लॉय कर सकते हो जो आपसे और आपकी कस्टमर्स के साथ में बातचीत करवा सके। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटेड होने चाहिए, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, क्या बजट है आपका, कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना है, राइट, उस चीज का आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी करेंसी और दूसरी करेंसी के अंदर क्या फर्क है, दूसरे देश की करेंसी का क्या फर्क है, और आपको ये चीज चेक करना रहता है कि हमारी साइड से कितना पैसा लगना चाहिए कि उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग उतना पैसा काफी होता है वहां पे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। कहाँ से फंड ला सकते हो, लोन ले सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर आ सकते हो, इवन अलग अलग एजेंसी को फंड कर सकती है वहां पे बिजनेस सेटअप करने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड देयर पॉलिसी। देन आप रिस्क चेक करोगे कि फाइनेंशियल रिस्क क्या रहेगा, कितना पैसा हम रिटर्न आ सकता है हमारा, कितना हमारा रिस्क रहेगा, एवरीथिंग। ओके, 2 पॉइंट क्लियर है। देन आ जाता है बिल्डिंग लोकल प्रेजेंस, local partnership. Develop a relationship with local partners, suppliers, and distributor. Leverage local expertise and network. लोकली वहां पे वहां का लोकल जो रहेगा आपका, वहां के आसपास के लोगों का, तो एक आपको खुद का एक प्रेजेंस बनाना होगा, खुद का एक इमेज बनाना होगा जो लोकल लेवल पे रहेगा आपका। वहां के आप लोकल जो वहां के रहेंगे उनके साथ आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, राइट। वहां के कुछ एक्सपर्ट रहेंगे जो वहां के मार्केट्स को जानते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्किंग बना सकते हो आप अपने उन लोकल लेवल का। क्यों? क्योंकि वही लोग रहेंगे जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सिंपल मान लो जो वहां के लोकल लेवल है वहां उनके साथ में आप पार्टनरशिप करते हो, नेटवर्क बैठाते हो, ताकि उनकी हेल्प से आप अपना बिजनेस वहां पे ऑपरेट कर सको। Establish operation, set up a physical and virtual offices, hire local employees or work with local agencies। अगर खुद का आपको प्रेजेंस बनाना है, try to एम्प्लॉय लोकल पीपल। ठीक है, अगर आप लोकल पीपल को ही एम्प्लॉय करते हो तो वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हो। ठीक, आप फॉर एग्जांपल कुछ कुछ पोजीशन के अंदर खुद की कंट्री के लोग बिठा सकते हो, मैनेजर पोजीशन पे हो सकते हैं, डायरेक्टर पोजीशन पे, जो हायर पोजीशन होती है, जो मॉनिटर करते हैं। बाकी जो भी आपकी रेगुलर एम्प्लॉयज रहेंगे, टीम लीडर्स रहते हैं, वो आप वहाँ की लोकल लोगों को ही एम्प्लॉय करोगे तो ही आप वहां पे बिजनेस ऑपरेट कर पाओगे। फर्स्ट, क्योंकि मेन जो आपका ऑपरेशन है वो नीचे लेवल से स्टार्ट होता है। जो सेल्स टीम रहेगी आपकी, जो मार्केटिंग की टीम रहेगी, तो वो अगर लोकल लोग रहेंगे तो उनको पता रहेगा कि हमें कैसे कैसे लोगों को बताना है, सेल करनी है या मार्केट करना है लोगों के अकॉर्डिंग, राइट।
आप उनको मॉनिटर करने के लिए मैनेजर लेवल पे, हायर लेवल पे खुद के कंट्री के लोग रख सकते हो, बट एक मिनिमम लिमिट तक। ज्यादातर आपको लोकल एम्प्लॉयज को ही हायर करना है, जिससे आपका एक अच्छी इमेज उस कंट्री के सामने आएगी, क्योंकि आपने उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो नहीं चाहती कि हमें, हमारे जो भी यूथ है या हमारे पीपल को जॉब मिले। सब चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले। एंड अगर आप वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, अच्छा एनवायरनमेंट रखते हो खुद के बिजनेस का, खुद के ऑफिस का, वर्चुअल और एक फिजिकल ऑफिस आप रख सकते हो। वर्चुअल ऑफिस यानी कि कहीं दूर से बैठे बैठे भी आप उनसे काम करवा सकते हो, जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है तो वैसे ही मीटिंग लेके एक वर्चुअल ऑफिस सेटअप कर सकते हो, या फिर वहां पे फिजिकल बिल्डिंग आप बना सकते हो जहां पर लोग आके काम कर सके। तो वो हमारा एक प्रेजेंस आप क्रिएट कर सकते हो, लोगों के माइंड के अंदर एक इमेज आपकी बन जाती है अगर आप लोकल लोगों को हायर करते हो या लोकल लोगों को टारगेट करोगे। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। Tailor marketing strategy to local preferences and behavior. Use localized branding and promotional material. अब मार्केटिंग के लिए क्या होगा, सिंपली लोकल लोगों का क्या कैसा रहता है मार्केटिंग का, आप उस अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जापान का लेके चल रहे हैं, तो जापान में क्या होता है, ज्यादातर चीजें अगर आप देखते हो ना तो थोड़ी क्यूट सी चीजें होती है वहां पे। पैकेजिंग बहुत प्यारी रखते हैं वो लोग, क्योंकि एक तो ये चीज वो मान के चलता है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको भी आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग उनके अकॉर्डिंग रखना होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स पे वो अपने लोगों को देते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आप भी अपने प्रोडक्ट पे लिखो, बहुत अच्छे से लिखो, सारी डिटेल्स रहनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। मार्केटिंग कैसे करते हैं वो लोग, उस चीज को आप पे रिसर्च करो। अलग अलग मार्केटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग का मैं नहीं कहूंगी, लोकल मार्केटिंग बहुत फेमस है वहां पे। जैसे लोकल पहले होता था हमारे अखबारों के अंदर एंड ऑल, वो चीज अभी भी फेमस है वहां पे। डिजिटल मार्केटिंग इतना नहीं आया है वहां पे, तो आप लोकल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल प्रोसीड विद द डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्या हो गया, आपने उसी कंट्री के अकॉर्डिंग खुद का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो। सेम गोज फॉर सेल्स चैनल। Identify the most effective sales channel for the market. Consider e-commerce, local retail partnership or direct sale. अब सेल्स चैनल, आप कैसे खुद का प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचोगे। वही वापस हम लोग जापान का ही एग्जांपल लेते हैं, तो जापान के अंदर जो रिटेल स्टोर रहता है वो बहुत फेमस रहता है। रिटेल स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर जो रहते हैं उसमें लोग प्रेफर करते हैं वैसे स्टोर्स, क्योंकि उसमें सारी चीजें मिल जाती है। तो अगर आपको वहां पर सेटअप करना है खुद का बिजनेस, तो यू कैन टारगेट द रिटेल शॉप्स। आप ई कॉमर्स आप टारगेट कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि ई कॉमर्स तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज करते ही हैं। ऑनलाइन तो आजकल बहुत फेमस भी हो चुका है, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट सेल भी स्टार्ट करते हो, कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी एंड डायरेक्टली उनके घर पहुंचा देगी। ठीक है, सेम गोज लाइक ई कॉमर्स। बिल्डिंग लोकल प्रेजेंस एंड मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज। क्लियर है? ओके, लास्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। Political and economical risk. Monitor political stability and economic condition. Develop a contingency plans for potential risk. That is currency fluctuation, regulatory changes. अब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि उस देश का, उस कंट्री का इकोनॉमिक का लेवल कैसा है या पॉलिटिकल लेवल कैसा है। पॉलिटिकल लेवल आप ऐसे मान के चल सकते हो कि क्या वहां के जो पॉलिटिशियंस है हमारी कंट्री को एज अ फ्रेंडली कंट्री देखते हैं या एनिमी कंट्री। ठीक है, अभी हुआ था मालदीव्स का हुआ था, राइट। सो आई गेस सबको पता होगा मालदीव्स में क्या हुआ था, कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं इंडिया को इन अ नेगेटिव वे टारगेट करने लग गई थी। तो अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने उस चीज से फिर काइंड ऑफ रिवेंज लेने के लिए जो भी टूरिज्म था वो बहुत कम कर दिया मालदीव्स के अंदर। तो वो हमारे पॉलिटिकल फैक्टर हो गया कि वहां के पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है, कि क्या वहां के पॉलिटिशियन हमारे इंडिया को या हमारी कंट्री को एज ए एनिमी और एज ए फ्रेंड देखते हैं या नहीं। क्योंकि एट द एंड पॉलिटिशियंस ही रहते हैं जो उनकी स्पीच के
अकॉर्डिंग उनके जो भी वहाँ की जनता रहती है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ का पॉलिटिकल लेवल एज एनिमी देख रहा है हमारी कंट्री को, तो हो सकता है वहाँ की लोकल लेवल भी आपकी बिजनेस को वहां पे आने ना दे या फिर आपकी बिजनेस को वहां पे अगेंस्ट चले जाए। तो वो चीज आपको देखनी रहती है। एंड देन आ गया इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क यानी कि उनका इकोनॉमिक लेवल कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, कंट्री टू कंट्री होता है ये। बहुत सारे एनालिसिस या आर्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं कंट्री के पहले ही, इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने से पहले। तो आप उनको रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या वो कंट्री हमारे लिए एज ए इकोनॉमिक लेवल पे सही है या नहीं। किस टाइप की करेंसी का फ्लक्चुएशन आ सकता है। बहुत सारी लाइक 4 से 5 सालों तक की भी रिसर्च जो है वो रिलीज होती है इंटरनेट पे किसी भी कंट्री को लेकर। तो आप वहां से भी देख सकते हो कि हमें उस कंट्री में हमारा बिजनेस सेटअप करना चाहिए या नहीं। ऑपरेशनल रिस्क इंश्योर सप्लाई चेन्स रिलायंस एंड रिलायबिलिटी, implement risk management strategies for local operation। सेम, आपका सप्लाई चेन कैसा है, उस लोकेलिटी के अंदर किस टाइप की सप्लाई चेन काम करती है, कितना जल्दी कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उस चीज को आप एनालाइज करते हो और आप अपने बिजनेस के अंदर उसको कंटिन्यू करते हो। से मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब define the key performance indicator for international operation, regularly track and analyze performance data। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो सकते हैं, कौन बताएगा। सब जाग रहे हैं ना। फॉरेन करेंसी रेट। या फॉरेन करेंसी रेट। एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो हाँ टैक्स वगैरह उस यस, ये चीज हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, टैक्स हो गया, वही वापस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। okay? क्या आपका करेंसी का फ्लक्चुएशन कैसा जा रहा है वहां पे, वो भी हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। क्योंकि अगर उनकी करेंसी ऊपर या नीचे होती है, डिपेंड करेगा हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सो वो हो गया हमारे। एंड देन आ गया रेगुलरली ट्रैक एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। जो भी हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है वहां पे आप उनको रेगुलरली एनालाइज करते हो, उनके डेटा निकालते हो। Continuous improvement, adapt and refine strategies based on the performance and market feedback. Stay aligned and responsive to the changes in the international market. उस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, आप उसी अकॉर्डिंग खुद का बिजनेस रन करोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, स्टारबक्स का ले लेते हैं। स्टारबक्स अभी तो बहुत ऐसे फ्लेक्सिबल हो गया है, थोड़े टाइम पहले स्टारबक इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता था। वो उनका जो एक बेसिक जो टेस्ट था या बेसिक जैसा वो काम करते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने वैसा ही अलग अलग कंट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। बट उन्होंने टाइमली ये चीज अभी तो इम्प्रूव कर दी, दैट्स वाई अभी इंडिया में अलग अलग कंट्रीज में स्टारबक्स चल रहा है। बट देयर वाज अ टाइम जब लोगों ने स्टारबक्स का कॉफी खरीदना ही बंद कर दिया था, क्योंकि स्टारबक्स ने लोकल लेवल पे या लोकल लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉफी का टेस्ट जो था वो डेवलप नहीं करा था, या उनके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज थी वो अडेप्ट नहीं करी थी। तो हम उसका एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको उसी चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ जो कंट्री रहेगी या जो मार्केट रहेगा, उन्हीं के लोगों के हिसाब से ही आपको आगे बिजनेस करना है। वहां पे कुछ भी पोजीशन आती है, पॉलिटिकली अगर कुछ पोजीशन आता है या इकोनॉमिकली भी कुछ पोजीशन आता है, तो आपको उन्हीं के हिसाब से आपको स्टेप उठाने रहते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग कल्चरल डिफरेंस रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ईस्ट साइड के अंदर जो भी फेस्टिवल रहेंगे या वेस्टर्न साइड के अंदर जो फेस्टिवल रहेंगे वो इतना नहीं चलते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वहां पर जाओगे तो उनके फेस्टिवल्स कल्चर बहुत अलग अलग रहते हैं। तो उस फेस्टिवल्स के टाइम पर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप वहां पे डिस्काउंट ला सकते हो या कुछ अलग अलग वेबिनार्स या कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो कल्चरली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट हो जाता है अगर आपको लोकल लेवल को टारगेट करना। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट।
रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि क्या क्या रिस्क हो सकता है दूसरी कंट्रीज के अंदर, वो आपको देखना रहता है। तो फर्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या रहता है, वहां का पॉलिटिकल लेवल, वहां के जो भी पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो वहां के लीडर्स रहते हैं, वो कैसे देख रहे हैं हमारे कंट्री को, वो एज अ फ्रेंड देखते हैं या एज अ एनिमी देखते हैं। तो अगर वो एज अ फ्रेंड देखते हैं तो ठीक है, हमारा बिजनेस वहां चल लेगा। लेकिन अगर वहां के लोकल लीडर्स ही हमारी कंट्री को एज अ एनिमी मानते हैं और वैसे ही वो स्पीच देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ले लो, तो इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, तो लोगों का वहां पे इन्फ्लुएंस तो वही करेंगे ना वहां के जो लीडर्स है। जो लोग उन लीडर्स को सुनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद का माइंडसेट बना लेंगे कि हाँ ये कंट्री खराब है, तो उस कंट्री के जो बिजनेस रहेंगे वो भी खराब ही रहेंगे। तो वो चीज आपको देखनी रहती है कि पॉलिटिकली हमारी कंट्री का रिलेशन उस कंट्री के रिलेशन या लीडर्स के साथ में कैसा है। ठीक है, देन आ जाता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क यानी कि अलग अलग क्राइसिस हो सकता है, कभी इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, या फिर कंट्री करेंसी रहती है हमारी, वो कभी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेटेड रिस्क रहते हैं इकोनॉमिक के लेवल पे। तो वो आपको देखना रहता है। आप पहले से स्टडी कर सकते हो, 5 से 6 साल का जो भी आई गेस स्टडी रहता है कि आने वाले 5 सालों में या 6 सालों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उस मार्केट में। ऑलरेडी आर्टिकल्स रहते हैं, तो आप उनको पढ़ के इकोनॉमिक रिस्क से बच सकते हो और उसी के हिसाब से आप खुद का मार्केट डिसाइड करते हो। ऑपरेशनल रिस्क क्या रहता है, वहां का सप्लाई चेन कैसा है, लोग कैसे प्रोडक्ट लेते हैं वहां पे, राइट। अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जहाँ पे ऑनलाइन के अंदर अगर लोग कुछ मंगा रहे हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों को तो शायद दूसरे दिन ही वो प्रोडक्ट अपने डोर पे चाहिए होता है। तो वो क्या हो गया, सप्लाई चेन का हो गया कि आप कैसे खुद का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, लोकल जो लोग हैं वो कैसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने टाइम में खरीद रहे हैं। तो उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना रहता है, समझना रहता है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। क्लियर? देन आ जाता है market entry strategies. When expanding into international market, businesses can choose for several market entry strategies, each with its own advantage and disadvantages. The 4 primary strategies: exporting, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड होली ऑन्ड सब्सिडरीज, जो हमने पहले बात करी थी कि किस किस टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, यानी कि कैसे कैसे वहां पे प्रोडक्ट बेच सकती हो या खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट या प्राइमरी ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों के अंदर चूज करते हैं, तो वही हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आ जाता है एक्सपोर्टिंग। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट आ जाता है एक्सपोर्टिंग। अब एक्सपोर्टिंग क्या रहता है, सेलिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू बायर्स इन अदर कंट्री। आप डायरेक्टली उस मार्केट में नहीं गए हो, बस खुद का जो प्रोडक्ट है आपने दूसरे कंट्री के अंदर भेज दिया। अब कैसे होता है, किस किस टाइप का एक्सपोर्टिंग होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वहां पे आपका कोई पार्टनर होगा जो वहां पर प्रोडक्ट लेगा, सप्लाई जो भी कराओगे आप वहां से प्रोडक्ट लेगा, वहां की लोकल लेवल पे वो मार्केटिंग करेगा, एंड देन लोग वहां से उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ज्यादातर जो एक्सपोर्टिंग होता है वो ऐसा हो सकता है, स्पेशल एक्सपोर्ट हो सकता है कि लोग स्पेशली आपकी साइट पर आके आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, एंड आप देन आप वहां पर उनको डायरेक्टली भिजवा सकते हो। तो एक्सपोर्टिंग क्या हो गया, खुद के ही देश में जो भी बनाए हुए प्रोडक्ट है आप खुद के देश में प्रोडक्ट बनाते हो और आप प्रोडक्ट ही दूसरी कंट्री में भेजते हो। पूरा बिजनेस आपका वहां सेटअप नहीं रहता, पार्टनर्स रहते हैं आपके, ठीक है, एम्प्लॉयज भी रह सकते हैं जो आपके वहां का सप्लाई चेन जो है वो मैनेज कर रहा होगा, लेकिन आप यहीं पर रहते हो, आपका बिजनेस यहीं पर रहता है, प्रोडक्ट दूसरी कंट्री चला जाता है। ठीक है, सिंपल सा टाइप रहता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सेलिंग डायरेक्टली टू फॉरेन बायर्स और इम्पोर्टर्स, वही चीज जो मैंने बोला था कि अगर आपका फॉर एग्जांपल वेबसाइट है,
ठीक है। एंड वहां से किसी ने आपकी वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया डायरेक्टली, ठीक है, बीच में कुछ आया नहीं, एक्सपोर्ट कुछ ऐसा वेयर हाउस वगैरह ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहा, डायरेक्टली उन्होंने आपका यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहा एंड बिना किसी थर्ड पार्टी के आप डायरेक्टली उनके वहां के डोर स्टेप पे खुद का जो प्रोडक्ट है उनका पहुंचा देते, ठीक है। पहुंचाने का पोस्टल होते हैं, गवर्नमेंट आता है, तो गवर्नमेंट पोस्टल थर्ड पार्टी में नहीं आता है, वो आपके प्रोसेस का एक हिस्सा रहता है कि वहां से आप पोस्ट करते हो और वहां पे वो सप्लाई हो जाता है आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली। फॉरेन बायर्स हो सकते हैं या इम्पोर्टर्स हो सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर हो और वो आपके प्रोडक्ट वहां पे इंपोर्ट करते हैं एंड देन वो लोकल लेवल पे बेचते हैं, तो वो आपके ही पार्टनर्स रहेंगे, नॉट समवन थर्ड पार्टी, ओके। देन आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग यूजिंग इंटरमीडिएटरी सच एज एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज और ट्रेडिंग कंपनीज, ओके। अब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर होता है कि जो ट्रेडिंग कंपनी रहती है जिनका काम ही ये रहता है, जैसे अभी ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, तो अमेजोन क्या करता है, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेगा और कंज्यूमर को बेच देगा। वैसे ही अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कंपनीज को सपोर्ट करती है कि वो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेते हैं एंड देन वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच देते हैं, बीच में उनका कमीशन या प्रॉफिट का हिस्सा रह सकता है, जैसे हम लोग ई कॉमर्स में करते हैं सेम वैसा ही एजेंसी टाइप हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग ज्यादा सही रहेगा, ये एजेंसीज रहती है, मिडिल एजेंसी रहती है जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेती है एंड कस्टमर्स को बेच देती है। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क रहेगा, डायरेक्टली बिना किसी कोई तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में नहीं रहता है, कस्टमर को आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच सकते हो। इंपोर्टर्स भी रहते हैं तो वो इंपोर्ट करने वाले भी आप ही के ही लोग रहेंगे, आप ही के पार्टनर्स रहेंगे जो कस्टमर्स को आगे जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। इनडायरेक्ट रहेंगे, बीच में एजेंसी आ जाती है, कुछ अलग अलग कंपनीज आ जाती है, ट्रेडिंग कंपनीज आ जाती है जिनकी हेल्प से आप फिर कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है। एक्सपोर्टिंग आ गया। देन आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब क्या क्या एडवांटेज रहता है उसमें, फर्स्ट आ गया लो इन्वेस्टमेंट, lower financial investment company to set up operation in foreign country, reduces risk, limited exposure to political and economical risk in foreign market, scalability, easier to scale and operate by increasing export volume। तो अब इसमें एडवांटेज क्या रहता है, पहला आपका पैसा लगता है लेकिन कम लगता है बजाय दूसरे स्ट्रेटेजीज के। आपको क्या करना है, आपका खुद का बिजनेस तो आपकी कंट्री में ऑपरेट कर ही रहा है, अब दूसरी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है आपको क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। लेट्स से उनका इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो यू कैन सिंपली आपके जो प्रोडक्ट्स है उनको आप वापस ले सकते हो, दूसरी कंट्री के अंदर बेच सकते हो, जो भी आपके वहां पे नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क तो आप आसानी से बिल्ड कर सकते हो। तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम लगा, आपका पैसा भी कम लगा, लेकिन प्रॉफिट जो है उतना का उतना ही आ रहा है, ठीक है। जो प्रॉफिट आप वहां पे बिजनेस सेटअप करके लगाते, वैसे सिमिलर प्रॉफिट आप यहाँ पर बिजनेस सेटअप करके एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा आपका। रिस्क आपकी कम हो जाती है क्योंकि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो सिर्फ प्रोडक्ट ही आपका आता है, पूरी कंपनी नहीं डूबती क्योंकि कंपनी तो आपकी दूसरी जगह पर है। स्केलेबिलिटी, बहुत आसानी से आप अलग अलग कंपनी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो क्योंकि मेन जो उसके अंदर रहता है फैक्टर रहता है वो रहता है नेटवर्किंग का, कि आपके नेटवर्क कैसा है, आपके पार्टनर्स कौन कौन है लोकल कंट्रीज के अंदर, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हो एंड देन आप उनको भेजते हो। बाकी आपका प्रोडक्ट कैसे वो बेच रहे हैं वो उनकी ऊपर रहता है। तो बहुत आसानी से आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो एक्सपोर्ट से। अब डिसएडवांटेज क्या रहता है, टैरिफ एंड टैक्सेस, सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हर अलग अलग कंट्रीज का टैक्सेस रहते हैं, वो बहुत डिफरेंट रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है, और टैक्सेस का रेट भी बहुत हाई रहता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा लोगों के लिए। क्यों हमारे इम्पोर्टेड जो गुड्स रहते हैं वो एक्सपेंसिव रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं, टैक्स लगता है, उसमें टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर्स के लिए वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा तो ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे एंड लिमिटेड हमारा एक मार्केट बन जाएगा एक कंट्री के अंदर।
लॉजिस्टिक कॉस्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, आप अपनी साइड से भेजोगे तो सही, आप शिपिंग करवाते हो, एरोप्लेन से भेजते हो, तो जो पूरा खर्चा रहेगा आपके प्रोडक्ट को दूसरे वहां पे पहुंचाने का, वो आपको उठाना रहेगा। वहां पर कस्टमर को कैसे बेचा जा रहा है तो वहां की कंट्री देख लेगी, लेकिन आपसे दूसरी कंट्री में जाती है कुछ प्रोडक्ट, तो वो तो आपको ही देखना रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहती है बहुत ज्यादा हो जाती है, जो ऑटोमेटिकली बर्डन दे देती है कस्टमर पे। टैक्सेस की वजह से कॉस्ट हाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कॉस्ट हाई हो गई, जिससे प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव रह गया एंड कस्टमर्स लिमिटेड हो गए। लिमिटेड मार्केट कंट्रोल, लेस कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां पर प्रोडक्ट कितने लोगों को कैसे बेचा जा रहा है, सही बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा, या आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आप वहां पर ऑपरेट नहीं कर रहे हो इसीलिए। तो मार्केट भी आपका लेस कंट्रोलिंग रहेगा। तो ऐसे लोकल मार्केट के अंदर जो रिस्क रहेगी वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए। देन आ जाता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है? ग्रांटिंग अ फॉरेन कंपनी द राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट यूजिंग योर ब्रांड टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ। ठीक है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग सिमिलर भी है और अलग अलग भी। ठीक है, अब लाइसेंसिंग क्या होगा कि आप लाइसेंस दे रहे हो एक कंपनी को कि वो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ट्रेडिंग कंपनी जो हमने बात करी थी, तो वो एज ए लाइसेंसिंग का ही एग्जांपल ले लो कि दूसरा बिजनेस है, उसके साथ में आपने एक पार्टनरशिप डील करी एंड आपने ये करा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आप ले लो और मार्केट के अंदर बेच दो। ठीक है, एज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप हो गई कि लाइसेंस आप दे देते हो दूसरी कंपनी को आपका प्रोडक्ट बेचने का, आपका ब्रांड यूज करने के बाद। ठीक है, आपका ब्रांड का नाम यूज होता है एंड देन वो आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट के अंदर बेच देते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया टेक्नोलॉजिकल लाइसेंसिंग एंड ट्रेडमार्क लाइसेंस, लाइसेंसिंग प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट्स, लाइसेंसिंग ब्रांड नेम्स एंड ट्रेडमार्क्स। टेक्नोलॉजिकल जो लाइसेंस रहता है कि कुछ आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है या कुछ भी डेवलप करा है, तो वो लाइसेंस आप दूसरी कंपनी को दे सकते हो एंड वो आपके ब्रांड के नाम से वो जो टेक्नोलॉजी है यूज कर सकती है या लोगों को दे सकती है, बदले में आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहता है उसमें। ठीक है, उसमें लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको बस आपने लाइसेंस दे दिया कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है हमारी, एक बार का टेक्नोलॉजी बन गई तो उसको आप बार बार थोड़ी ना बनाओगे, एप्लीकेशन को बार बार थोड़ी बनाओगे, एक बार बन गई, लाइसेंस आपने दे दिया, अब वो एप्लीकेशन उनके अंडर में आ गई है और आपके नाम से वो लोगों को वो एप्लीकेशन बेच रही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता, वो बस आपका प्रोडक्ट लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, नाम आपका हो जाता है, लेकिन बाद में प्रॉफिट में भी फिर बाद में आपका हिस्सा हो जाता है। जो ट्रेडमार्क हम बोलते हैं वो भी उसी का हिस्सा होता है कि आपने ट्रेडमार्क डिसाइन कर दिया, आपका एक बुक रहेगी, तो ऑथर्स क्या करते हैं वो एक बार का बुक लिखते हैं। ठीक है, एंड देन वो लाइसेंस कर देते हैं अलग अलग कंपनीज को या शॉप्स को कि हाँ अब आप हमारी बुक प्रिंट भी करवा सकते हो, बेच भी सकते हो, बदले में हमें प्रॉफिट दे दो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा लाइसेंसिंग। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है? लो रिस्क, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एक्सपोजर। आपकी साइड से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप सिंपली बस लाइसेंस ग्रांट करते हो कि आप हमारा प्रोडक्ट या हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, बना सकते हो खुद हमारी टेक्नोलॉजी एंड देन लोगों को सेल कर सकते हो, बदले में हमें कमीशन या प्रॉफिट चाहिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करा कुछ, और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको कुछ रिस्क भी ज्यादा नहीं रहता, बहुत कम रिस्क रहता है इसका। ठीक है, देन आ जाता है रेवेन्यू। जनरेट रेवेन्यू थ्रू लाइसेंसिंग फीस एंड रॉयल्टीज। आप रेवेन्यू
जनरेट कर सकते हो। कैसे कैसे? फीस ले सकते हो, एक फिक्स अमाउंट का फीस ले सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑथर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बुक ऑथर्स होते हैं, वो एक बार का किताब लिख देते हैं, ठीक है, एंड एक बार को कंपनी उनको एक फिक्स अमाउंट तो देती ही देती है, वो कितना भी हो सकता है, लेट्स से 2 लाख 3 लाख खुद की बुक के लिए, एंड फिर वो बाद में कमीशन मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर बुक जितनी भी आप सेल करोगे, हम 25%, 30%, 10% जो भी उसका प्रॉफिट रहेगा उसका हम हिस्सा लेंगे। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया, कि आप अलग अलग रॉयल्टी से, फीस से आप अपना जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो जनरेट कर सकते हो। क्विक मार्केट एंट्री, फास्टर मार्केट एंट्री कंपेयर टू स्टार्टिंग अप ऑपरेशन। बहुत जल्दी आप मार्केट में एंटर हो जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर कुछ उसमें डिपेंडेंसी नहीं रहती है, आपको कुछ नहीं करना रहता, ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है उस कंट्री के अंदर, एंड सिंपली वो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है एंड वो मार्केट में बेच रही है। तो आप डायरेक्टली तो उस मार्केट में गए ही नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी जैसे जैसे लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करा, वैसे वैसे आप ही का एक इन्फ्लुएंस मार्केट में बन जाता है। अब इसका क्या डिसएडवांटेज रहता है, कंट्रोल इशू, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द लाइसेंसिंग ऑपरेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। आप लाइसेंस जो आपके ऑपरेशन रहेगा प्रोडक्ट को बनाने का, बहुत कंट्रोलिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट या कुछ एप्लीकेशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करी और वो बहुत क्वालिटी वाली एप्लीकेशंस थी, और बहुत ही ऐसे एक्सपेंसिव भी थी, क्वालिटी भी थी, और बहुत सारे फीचर्स थे, ठीक है, एंड जब आपने लाइसेंस दे दिया किसी भी कंपनी को उस एप्लीकेशन को यूज करने का या खुद के लोगों को देने का, तो शायद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ फेरबदल कर दी होगी, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर या उस एप्लीकेशन के अंदर, या तो उन्होंने खराब कर दी होगी, क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सपेंसिव ज्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन कि उनको उनका गोल क्या रहता है। ज्यादातर प्रॉफिट का ही रहता है, कि वो कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी वो इतनी क्वालिटी नहीं रहेगी जितना आपने उनको दी थी, तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो इनडायरेक्टली टारगेट आप हो जाओगे, क्योंकि नाम तो आप ही का ही रहेगा उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि हाँ इन्होंने वो चीज डेवलप करी थी एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट एंड मिसयूज। कंपनी गलत यूज कर सकती है, थर्ड पार्टी रहती है, तो यू कैन नॉट से कि हाँ वो सही चीज के लिए ही हमारी जो टेक्नोलॉजी रहेगी या हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा सही चीज पे ही वो यूज कर रही है, क्योंकि आपने उनको लाइसेंस दे दिया है, आप नहीं देख सकते हो उसके बाद कि वो क्या कर रहे हैं उस चीज का। देन डिपेंडेंसी ऑन द लाइसेंस फॉर मार्केट सक्सेस। लाइसेंस पे आप डिपेंड हो जाते हो, ठीक है, आप ज्यादा चीज नहीं कर सकते हो, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो खुद के साइड से, या कुछ और प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लाइसेंस के अंदर होता है कि अगर आपने हमें ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी हमें बेच दी है, तो आप सिमिलर टेक्नोलॉजी वापस डेवलप नहीं करोगे, तो उसके अंदर भी आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो, ठीक है। लाइसेंसिंग आया, वापस सुन लो लाइसेंसिंग का, ठीक है। ट्रेड होता है ना, पेटेंट होता है, कि एक बार का आपने लाइसेंस ले लिया, दे देते हो कि हाँ हमारा टेक्नोलॉजी आप यूज कर लो, उसके बाद वो कुछ भी करे उस टेक्नोलॉजी का, आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है। बदले में आप प्रॉफिट या कमीशन चार्ज कर सकते हो, जिस अकॉर्डिंग भी आपका डील साइन होता है। देन आ जाता है जॉइंट वेंचर्स, फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद अ फॉरेन कंपनी टू शेयर रिसोर्सेज, रिस्क एंड प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर के अंदर आ जाते हो, पार्टनरशिप के अंदर आ जाते हो। ज्यादातर जो इंटरनेशनल बिजनेस पे लोग काम कर रहे हैं वो जॉइंट वेंचर से ही काम करते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है थोड़ा सा मार्केट कैप्चर करना। सिमिलरली एक लोकल कंपनी के साथ में आप पार्टनरशिप में आते हो, एंड उस लोकल कंपनी को पता है कि कैसे हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, एंड जिससे हमें बहुत ज्यादा सहारा मिल जाता है। फाइनेंशियली भी दोनों ही कंपनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देती है, तो किसी एक पे बर्डन नहीं आता है, रिस्क भी रहता है तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप कौन सा रहता है, इक्विटी जॉइंट वेंचर, कंट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। बोथ पार्टीज कंट्रीब्यूट अ कैपिटल एंड शेयर
ऑनरशिप दोनों ही पार्टनर्स अपने अपने साइड से जो इक्विटी शेयर्स रहेगी या कैपिटल रहते हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन वो दोनों मिलकर उसको ऑपरेट करेंगे। या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, कॉर्पोरेट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट शेयर्ड ऑनरशिप। सिंपली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4-5 साल के लिए वो काम करते हैं। आगे उनको लगता है हमें काम करना चाहिए तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जो कंपनी रहती है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, जॉइंट वेंचर हमने पहले ही पढ़ा था। क्या क्या एग्जाम एडवांटेज आते थे उसके, फर्स्ट आ जाता है शेयर्ड रिस्क इन्वेस्टमेंट। जो भी आपका पैसा लगेगा वो दोनों आप मिलकर लगाते हो, किसी एक कंपनी पे बर्डन नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट आप दोनों साथ कर सकते हो, रिस्क भी दोनों साथ ही उठाते हो, कुछ प्रॉब्लम आता है, लॉस आता है तो दोनों उसको मिलकर भी उठा सकते हैं। लोकल एक्सपर्टीज, एक्सेस टू लोकल मार्केट, नॉलेज एंड नेटवर्क। लोकल लोगों के बारे में आसानी से आप रिसर्च कर सकते हो क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी उस कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है, सो दे नो हाउ टू डू द मार्केटिंग एंड हाउ टू टेम अ कस्टमर्स। Synergies, combined strength and capabilities of both parties। दोनों अलग अलग फील्ड से आती है तो दोनों अलग अलग रिसोर्सेस भी लेके आती है, एक्सपर्टीज भी लेकर आती है, टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है। ठीक है, लोकल कंपनी के पास में अपनी कुछ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस रहेंगे, फॉरेन कंपनी के पास में कुछ अपनी रिसोर्सेस रहेंगे। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनका रिसोर्स जो रहेगा वो भी बहुत बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है क्योंकि लोग अपने अपने लेवल पर ही वो काम करते हैं, इसलिए। देन आ जाता है डिसएडवांटेजेस, कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल, लड़ाई होने का पोटेंशियल बहुत रहता है क्योंकि पार्टनर्स रहेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, वो डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि दोनों ही का जो माइंडसेट रहता है अलग अलग रहता है पार्टनर्स का, एंड मे बी वो शायद एक ही गोल पे काम ना कर पाए। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आप रिस्क शेयर कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी शेयर करना रहता है, एक ही कंपनी प्रॉफिट को मोनोपलाइज नहीं कर सकती है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको मैनेज करना क्योंकि लोकल कंपनी रहेगी तो लोकल कंपनी का खुद का कल्चर रहेगा, खुद का काम करने का तरीका रहेगा। इंटरनेशनल कंपनी रहेगी तो उसका खुद का कल्चर रहेगा, काम करने का तरीका रहेगा। अगर दोनों कंपनी साथ में आती है तो हो सकता है कुछ कुछ पॉलिसीज या काम करने के जो तरीके हैं वो खुद के एक दूसरे के अगेंस्ट में चले जाए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत सारी चीजों को साथ में हैंडल करने के लिए। ठीक, क्लियर है? वापस सुन लो, जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो पार्टी जो दो कंपनी है वो पार्टनरशिप में आ जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप में आना यानी कि जॉइंट वेंचर दो टाइप का होता है, या तो आप इक्विटी दोनों कंपनी एक कंपनी में इन्वेस्ट करती है एंड देन वो काम करना स्टार्ट करती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी वो एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं। टाइम लिमिटेड रहता है कॉन्ट्रैक्ट वाला, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल का रहता है उनका। अगर उनको लगता है हमें कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नया भी बना लेते हैं और आगे काम करते रहे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? Am I audible or not? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एडवांटेज क्या क्या रहेंगे, आप रिस्क जो है दोनों कंपनी साथ उठाएगी क्योंकि दोनों कंपनी का शेयर है। फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी दोनों कंपनी करती है, रिस्क भी दोनों कंपनी उठाती है। ठीक है, देन आ जाता है लोकल एक्सपर्टाइज, जो कंपनी लोकल लेवल पे वहां पे काम कर रही है तो उसको पता रहेगा कि हमें लोगों को कैसे टारगेट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, तो वो क्या हो गया, वहां से हम हेल्प ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैप्चर करने में क्योंकि उस लोकल कंपनी को पता है हमें कैसे उस मार्केट में काम करना है। ठीक है, साइनर्जी, साइनर्जी यानी कि दोनों ही कंपनी अपने अपने लेवल पे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस लेके आती है। ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। लोकल कंपनी का कुछ अलग स्ट्रेंथ रहेगा, इंटरनेशनल कंपनी का कुछ अलग स्ट्रेंथ रहेगा। दोनों जब पार्टनरशिप में आ जाएगी तो रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज दोनों शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि लोकल जो कंपनी रहेगी उसका माइंडसेट कुछ अलग रहेगा काम करने का, इंटरनेशनल कंपनी का माइंडसेट अलग रहता है काम करने का, ठीक है। रिस्क शेयर करोगे तो प्रॉफिट भी आपको शेयर करना रहेगा, एक कंपनी पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकती है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दोनों का जो वर्क एनवायरनमेंट रहता है कंपनीज का अलग अलग रहता है। तो इंटरनेशनल कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, लोकल कंपनी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। और हम लोग क्या समझते हैं कि हमेशा लोकल जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको ही हम रिक्रूट करें, अगर हम कुछ नया वहां पे बिजनेस खोल रहे हैं तो अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, काम करने का तरीका अलग है, तो वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयज रहेंगे वो भी तो वैसा ही काम करेंगे। बट अगर इंटरनेशनल लेवल का काम करने का तरीका अलग रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजों को मैनेज करना, ठीक है। क्लियर एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी तो ठीक है। लास्ट देख लो, होली ओन्ड सब्सिडरीज। कंप्लीटली आप किसी कंपनी को या तो खरीद लेते हो या एकदम ही नया बिल्डिंग बना के आप कंपनी स्टार्ट करते हो, वो क्या हो गया, होली ओन्ड सब्सिडरीज। establishing a fully owned or controlled company in a foreign market। जो ओनरशिप रहेगा पूरा आपका ही रहेगा, या तो आप किसी दूसरी कंपनी को पूरा ही खरीद लेते हो या फिर एक नई बिल्डिंग ही आप बनाते हो जिसके अंदर आप ही के लोग काम करेंगे और आपका ही पूरा कंट्रोल रहेगा, किसी दूसरे का इंटरफेरेंस या पार्टनरशिप नहीं रहती, ठीक है। क्या क्या टाइप हो जाएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग अ न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम स्टार्ट, एकदम स्टार्ट से आप एक नई बिल्डिंग बनाते हो और एक नया बिजनेस सेटअप करते हो वहां, ठीक है। एंड एक्वाजिशन, एक कोई कंपनी रहेगी उसको आप कंप्लीटली खरीद लेते हो, ठीक है, नॉट 50-40% शेयर, 100% शेयर करके आप पूरा का पूरा कंपनी ही खरीद लेते हो वहां पे, ठीक है। होली ओन सब्सिडरीज आया, कंप्लीट ओनरशिप रहती है, आप पार्टनरशिप में नहीं रहते हो किसी के साथ, ओके। देन आ जाता है इसके एडवांटेज, फर्स्ट आ जाता है फुल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन, ब्रांडिंग एंड क्वालिटी। पूरा कंट्रोल रहता है आपकी एक्टिविटीज पे, जो भी आप मार्केटिंग करते हो, कैसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। मार्केट प्रेजेंस, अ स्ट्रॉन्ग एंड अ परमानेंट मार्केट प्रेजेंस, एक मार्केट का प्रेजेंस आप बना देते हो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पूरा बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है। कोई भी जो रहता है वो छोटी मोटी बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, ट्राई यही करते हैं, वो बहुत ऐसी बड़ी टाइप की बिल्डिंग्स बनाते हैं, थोड़ा बड़ा लेवल पे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए की जाती है, तो लोग ऑटोमेटिकली ही आपको जानने लग जाएंगे और आपकी एक प्रेजेंस बन जाएगी कि हाँ ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल बिजनेस है ये। प्रॉफिट रिटेंशन, सारा जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका रहेगा। अब कंट्रोल आपका है, मार्केट में प्रेजेंस आपकी है, तो प्रॉफिट भी सारा आपका रहा। तब इसके डिसएडवांटेज क्या रहे, पहला बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, खरीदने के लिए भी या स्टार्टिंग से बनाने के लिए भी पैसा तो उतना ही लगेगा। तो ये ज्यादातर बहुत बड़ी जायंट्स कंपनीज होती है ना जो डोमिनेटिंग रहती है इंटरनेशनल मार्केट पे, वो ये करती है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंड्स रहते हैं, तो वो एक प्री ओन्ड या ऑलरेडी फुल ओनरशिप के साथ में एक पूरा नया बिजनेस सेटअप कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, रिस्क भी ज्यादा रहेगी, ठीक है, पूरी रिस्क, अगर पूरा प्रॉफिट आपका है तो पूरी रिस्क भी आपकी ही रहेगी। एंड देन आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेटअप। कॉम्प्लेक्स सेटअप क्यों, इंटरनेशनल कंपनी इंटरनेशनल लेवल के या उस कंपनी के माइंडसेट से एक लोकल मार्केट के अंदर अगर आती है तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उनको लोकल लेवल पे सारा खुद ही रिसर्च करना रहता है, खुद ही लोगों का जानना रहता है, कस्टमर एक्वाजिशन भी खुद ही रहता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस, ठीक है।
एडवांटेज पूरा कंट्रोल रहेगा, मार्केट में प्रेजेंस रहेगी, प्रॉफिट पूरा हमारा रहेगा। डिसएडवांटेजेस बहुत पैसा लगेगा, हाई इन्वेस्टमेंट, रिस्क सारा हम उठाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें मार्केट रिसर्च, एक्वाजिशन, कस्टमर के सामने प्रोडक्ट लेके आना, उनका अटेंशन लेना, सारी चीजें फिर हमें ही करनी रहेगी। एंड उसमें बहुत सारे एरर एंड टायर्स होते हैं क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी के साथ में आप सारे मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते हो, इसलिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ठीक है, अभी आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो। किसी को पूरे टॉपिक में डाउट है तो आप कर सकते हैं, फिर हमारा केस स्टडी स्टार्ट हो गया। ठीक है?
आगे सर स्टार्ट करें वापस। नहीं आए अभी तक। स्टार्ट करें। ओके, सिंपली डिस्कशन के लिए है, सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर रखी है। सो डिस्कशन के क्वेश्चंस आएंगे एंड वी विल डू इट। केस स्टडी है, XYZ टेक एक्सपेंशन wants to expand its market to Asian market. Company background है XYZ, a leading software development company based in United States, specialize in innovative cybersecurity solution. With a strong domestic market presence, XYZ Tech decided to expand internationally to increase its market share and revenue. The company identified the Asian market, particularly Japan and South Korea, as the potential target due to the high demand for the advanced cybersecurity solution. Cybersecurity solutions, जो भी सिक्योरिटी होती है हमारे इंटरनेट के रिलेटेड या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, सो साइबर सिक्योरिटी होती है ताकि कोई तीसरा बंदा हमारे डॉक्यूमेंट्स को या हमारे अकाउंट्स को एक्सेस ना कर ले फ्रॉम ऑनलाइन। तो साइबर सिक्योरिटी है, तो XYZ कंपनी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही स्पेशलाइज्ड है एंड दे वांट टू एक्सपेंड देयर मार्केट। उन्होंने एशिया का जो मार्केट है वो चूज करा है, और एशिया में पर्टिकुलर जापान एंड साउथ कोरिया, क्योंकि वहां के जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है और उनको साइबर सिक्योरिटी की बहुत नीड भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस रहेगी तो साइबर का भी रिस्क रहता है उसके अंदर, एंड दे नीड साइबर सिक्योरिटी। मार्केट रिसर्च करा है उन्होंने,
company, and then before entering the Asian market, XYZ conducted comprehensive market research. The research revealed that both Japan and Korea has significant cyber security needed due to their advanced technological infrastructure and high level of internet user. However, the market was highly competitive with several established local and international players. उन्होंने मार्केट रिसर्च करा एंड देन उन्होंने एक चीज उनको पता चली कि जो जापान एंड साउथ कोरिया है वहां पे बहुत डिमांड है साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और बहुत ज्यादा वो डिपेंड रहते हैं इंटरनेट पे. okay? और उनको ये भी चीज पता चली कि बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है वो. ऑलरेडी अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे जो बिजनेसेस है वो डोमिनेट कर रहे हैं उस साइबर सिक्योरिटी मार्केट पे, बोथ साउथ कोरिया एंड जापान. यहाँ तक केस स्टडी क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको थोड़ा थोड़ा देख देख के ही बताना पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन क्वेश्चन है ये. डन? ओके. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. एंड देन उनका एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, मार्केट एंट्री स्ट्रक्चर. अब उन्होंने मार्केट एंट्री का स्ट्रक्चर उन्होंने डिसाइड करा. XYZ कंसीडर सेवरल मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज एंड चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट वेंचर एंड होली ऑन सब्सिडरीज. उन्होंने डिसाइड करा कि वो जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरीज स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे. जॉइंट वेंचर कहाँ पे उन्होंने यूज करा था? XYZ पार्टनर्ड विद अ वेल एस्टैब्लिश्ड जापानीज टेक्नोलॉजी फर्म टेक सॉल्यूशन to gain local market insight and leverage tech solution distribution market distribution network. This partnership allow XYZ to navigate the complex regulatory environment and build with the local customer. Wholly owned subsidiaries in South Korea, XYZ Tech decided to establish a wholly owned subsidiary to maintain full control over its operation, ensure highest quality standard. This involves setting up local office in Seoul and hiring a team for local export. उन्होंने दो स्ट्रेटेजीज करी थी. जो जॉइंट वेंचर था उन्होंने जापान के लिए ये चीज डिसाइड करी कि जापान में टेक सॉल्यूशन एक लोकल कंपनी है जिसके साथ में वो पार्टनरशिप में आएंगे, एंड जो मार्केटिंग रहेगा, उनका मार्केट करने का टारगेट रहेगा, वो सारा उनकी लोकल कंपनी के अंडर में आ जाएगा एंड आसानी से उनको मार्केट का सारा रिसर्च उनके पास आ जाएगा. होली ऑन्ड जो था उन्होंने साउथ कोरिया को डिसाइड करा कि जो साउथ कोरिया रहेगा होली ऑन सब्सिडरीज के अंडर आ जाएगा, जिसके अंदर वो एक प्रॉपर बिल्डिंग सेटअप करेंगे सियोल के अंदर, जो कैपिटल है आई गेस साउथ कोरिया का, एंड लोकल टीम ही वो हायर करेंगे ताकि लोकल लेवल को प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग बेच सके या उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो डेवलप कर सके. मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्लियर हुआ? जॉइंट वेंचर जापान के लिए, होली सब्सिडरी साउथ कोरिया के लिए. ठीक है, यहां तक सही है? ओके. देन आ जाता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस. XYZ ensure a compliance with the local laws and regulation in both countries. This include obtaining necessary licensing, adhering to data protection laws, and securing intellectual property rights. This company also work closely with local legal advisor to navigate the regulatory landscape. अब लीगल चीजों के लिए उन्होंने क्या करा, दोनों ही कंट्रीज के जो लोकल एक्सपर्ट थे या जो लोकल एडवाइजर थे कि हमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, क्या क्या चीजें, कैसे किस टाइप की लाइसेंसिंग जो है वो हमें लेनी है, तो उन्होंने लोकल एडवाइजर्स ही हायर करे एंड दोनों कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपना जो पूरा प्रोसेस था, लीगल प्रोसेस था, वो उन्होंने सेटअप करा. दिस इज सिंपल. देन आ जाता है कल्चर अडेप्टेशन. Understanding the culture difference was crucial for XYZ Tech success.
The company invested in cultural training for its employee and adaptation. It's making the strategy to resonate with local audience. For instance, in Japan, the company emphasizes its commitment to quality, reliability, which was highly valued by Japanese customer. कल्चरल अडेप्टेशन उनका एक मोटिव रहा था, जिसके अंदर उन्होंने क्वालिटी को प्राइम फैक्टर वो मान के चले थे. फॉर एग्जाम्पल, जापान के अंदर लोग क्वालिटी चीजें ज्यादा प्रिफर करते हैं. डिपेंड्स ऑन क्यों प्राइस अगर ज्यादा रहेगा, एज लॉन्ग एज द क्वालिटी इज गुड, द पीपल विल बाय इट. एंड उसी चीज को उन्होंने अडेप्ट करा था. कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों ही कंट्रीज के साथ में अडेप्टेशन किया था. क्वालिटी को उन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर लिया था. देन आ जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट. XYZ managing operation across different time zones and culture. To address this, the company implement efficient communication channels and project management tools. Regular virtual meeting and periodic visit by the senior management ensure smooth coordination between the US headquarters and Asian offices. ऑपरेशन मैनेजमेंट उनको एक चैलेंज था, जिसको उन्होंने कॉप अप करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया था, जिसके अंदर सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के हर चीज कम्युनिकेट कर सकते थे. इंफॉर्मेशन का उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करा था. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स थे वो उन्होंने ऑप्टिमम रखे थे. रिसोर्स जो था वो उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करा था. एंड देन रेगुलर मीटिंग्स वो लेते थे, वर्चुअल मीटिंग्स ले लेते थे, या कभी कभी जो हायर लेवल पे जो मैनेजर्स थे वो कभी कभी विजिट कर लेते थे, ताकि चेक कर सके कि उनका जो ऑफिस था एशिया के अंदर वो कैसे वर्क कर रहा है. देन आ जाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी. XYZ tailored its marketing campaign to address the specified cybersecurity concern of Japanese and South Korea business. The company participated in local tech conference. Cybersecurity forum is showcased in solution. Additionally, it leveraged digital marketing and social media to reach broader audiences. अब marketing and sales strategies के लिए उन्होंने product problem को हाईलाइट करा था. जो साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अराइज हुआ था उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने मार्केट करा था. डिजिटल मार्केटिंग पे उनका फोकस ज्यादा था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सके. उन्होंने अलग अलग कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर वो लोगों को एजुकेट कर सकते थे या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ तक स्टोरी केस स्टडी क्लियर है? Am I not audible or something? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके. एंड देन चैलेंजेस क्या क्या रहे थे वो एक बार का हम लोग देख लेते हैं. चैलेंजेस कंपटीटर. द प्रेजेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड लोकल इंटरनेशनल कंपटीटर रिक्वायर्ड XYZ टू कंटिन्यूअसली इनोवेट एंड ऑफर सुपीरियर प्रोडक्ट. कंपटीटर्स बहुत ज्यादा थे उनके वहां पे, तो उनको कंटिन्यू इनोवेशन लानी पड़ रही थी मार्केट के अंदर कंपटीटर्स से कॉप अप करने के लिए. Regulatory hurdles. Navigating the complex regulatory environment in Japan and South Korea was time consuming and required significant legal expertise. जो regulatory hurdles थे, जो legal hurdles थे, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना, लीगल प्रोसीजर था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत पैसा भी उसमें जा रहा था, उसमें उनको प्रॉब्लम आया था. कल्चरल डिफरेंस. हमारे कस्टमर्स के साथ में ट्रस्ट बनाने के अंदर भी उनको प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि कल्चर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है एज अ यूएस कंपनी एंड एज अ ईस्ट कंपनीज, एशियन कंपनीज. रिसोर्स एलोकेशन. मैनेजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली अक्रॉस डिफरेंट मार्केट इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी इन पोस्ट ऑपरेशनल चैलेंजेस. रिसोर्स एलोकेशन में भी उनको प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज थी, अलग अलग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट अलग रहती है और उनको कॉप अप करना भी थोड़ा मुश्किल जा रहा था. देन आफ्टर ऑल दी स्ट्रेटेजीज जो आउटकम था वो भी हमारे सामने है. XYZ टेक स्ट्रेटेजी अप्रोच रिजल्टेड इन अ सक्सेसफुल एंट्री इन एशियन मार्केट.
The joint venture in Japan helped establish a strong local presence, while the wholly owned subsidiary in South Korea owned the company to maintain full control over its operation. Within the 2 years, XYZ captured a significant market share in both the countries, increased its revenue by 25% and built a reputation of a trusted cybersecurity provider. हमने जो पहले पढ़ा था वो सारी स्ट्रेटेजीज थी, प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजी करके सही करी थी. चैलेंजेस हमने देख ली थी, क्या क्या चैलेंजेस थे. एंड रिजल्ट क्या रहा, 2 साल के अंदर अंदर 25% का जो उनका रेवेन्यू था वो इंक्रीज हो गया और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बन गई उस मार्केट में दोनों ही कंट्रीज के अंदर. ठीक है, केस स्टडी सबको समझ में आया ना, क्या है, एज ए पूरे केस स्टडी है. okay? अभी आपको थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए या वी कैन गो विद द डिस्कशन क्वेश्चंस. कुछ बोलो, टाइम चाहिए आपको वापस पढ़नी पूरी की पूरी केस स्टडी या फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चले. ठीक है, 10 मिनट ले लो. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या वापस दिखाऊं? स्क्रीनशॉट ले लिया. ले लिए ना सबने? ओके, अब 10 मिनट लेके पढ़ लो आराम से एंड देन वी विल स्टार्ट विद डिस्कशन. दीस आर द क्वेश्चंस.
Done? Everyone? Okay. ठीक है. केस स्टडी आते आते ना आधे लोग गायब हो जाते हैं. 5 क्वेश्चन है और 4 जन है हमारे पास में. सो आई गेस एक एक का आंसर आई गेस सब कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वर द की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस XYZ टेक चॉइस ऑफ मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी फॉर जापान एंड साउथ कोरिया. जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज, ये 2 ही स्ट्रेटेजीज उन्होंने क्यों यूज करी जापान एंड साउथ कोरिया के लिए? Who can answer this question? ओके, एक बार वापस ऊपर जाके देख लेते हैं केस स्टडी स्टार्टिंग में. यहाँ पे एनालाइज क्या करा था उन्होंने? बिफोर एंटरिंग, XYZ's comprehensive research revealed that both Japan and South Korea has a significant cyber security need due to their advanced technology infrastructure, high level of internet users. Okay? फर्स्ट तो इनका मोटिव रहा था मार्केट के लिए कि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है साइबर सिक्योरिटी. देन अब ये 2 ही चीजें क्यों उन्होंने ली थी? द XYZ partners with well established Japanese technology firm to gain local market insight and leverage tech solution distribution. This partnership allow XYZ to navigate complex regulatory environment and build trust with the local customer. In South Korea, XYZ decided to establish a wholly owned subsidiary to maintain full its operation and ensure the highest quality standard. This involves setting up local office in Seoul and hiring team of a local expert. Yes, Hardik? मैम कंपनी ने जॉइंट वेंचर इसलिए अमल किया क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो शेयर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है. तो वहाँ जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई रिस्क उठाना होगा वो सब बराबर में बांटेगा, किसी एक को उठाना पड़ेगा, जिससे दोनों का लॉस नहीं होगा. But why only in Japan but not in South Korea? मैम Yeah. जापान में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज थे, वो इस वजह से वहां पे प्रॉपरली अपना कंडक्ट करने के लिए बिजनेस इन्होंने सोचा जॉइंट वेंचर करते. इससे उनको वहां के लीगल मतलब जो लोकल कंपनी है वो उनको हेल्प करेगा पहले से जानने में कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा डिमांड है, सब कुछ उनको मतलब पहले से ही पता चल जाएगा. क्योंकि वो लोग जब जॉइंट वेंचर करेंगे तो एब्सोल्युटली वो कंपनी उनको स्टेट करेगी वहाँ के मार्केट के बारे में, कैसा मार्केट चल रहा है और चीज़ों के बारे में कि यहाँ की प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर की, इस वजह से. और आई थिंक जो कोरिया थी वहां पे भी मतलब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारा खुद का एक सेटअप बन सकता है, यहाँ पे हमें जॉइंट वेंचर करने की जरूरत नहीं है मे बी. तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा अकेले का करने का सोचा. करेक्ट है, दोनों ही कंपनी के अंदर था. जापान के अंदर टू बी ऑनेस्ट जो जापान रहेगा वो थोड़ा मोर कल्चर ओरिएंटेड रहता है एंड जापान के लोगों को टारगेट करने के लिए इट इज नेसेसरी कि आप उनकी लोकल लेट्स से कंट्रीज के साथ में टाई अप करो. ओके. ऑन द अदर हैंड साउथ कोरिया का मेन फोकस था उनका क्वालिटी. ओके. क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही होली ऑन सब्सिडरीज उन्होंने वहां पे यूज करा था. क्यों? क्योंकि क्वालिटी एक जॉइंट वेंचर के अंदर मे बी और मे नॉट बी तो क्वालिटी रहेगी वो इतनी एटमोस्ट नहीं रह सकती जो फुली ऑन में रहती है, क्योंकि फुली ऑन में कंट्रोल पूरा उसी का रहता है. तो
जापान के अंदर जो उनका टारगेट था वो लोकल मार्केट को टारगेट करने का था, ताकि लोकली जो लोग हैं उनका एक ब्रांड इमेज बन जाए और लोग टारगेट हो सके। साउथ कोरिया के अंदर का टारगेट था हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड देने का, जो वो सिर्फ खुद ही ओन करके ही दे सकते थे। एंड उन दोनों ने ही लोकल मार्केट को टारगेट करने के लिए ही जो लोकल जो एम्प्लॉयज थे उनको हायर करा था, कि अगर साउथ कोरिया के अंदर भी इवन दो उनका मोटिव हाईएस्ट क्वालिटी रहेगा, स्टिल लोगों का इंटरेक्शन उनके लोकल एम्प्लॉयज ही करेंगे, ताकि उनकी भी एक ब्रांड इमेज रहे और वो भी आसानी से दूसरे कल्चर के अंदर अडेप्ट कर सके। ओके, देन नहीं हुआ क्लियर? ओके, देन आ जाता है हाउ डिड द XYZ टेक एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द कल्चर डिफरेंस इन इंटरनेशनल एक्सपेंसेस। इंटरनेशनल के अंदर कल्चर डिफरेंस हमारा कहाँ आया था? यहाँ पर आया था। डिड इट, एंड कौन कैसे बताएगा कि कैसे उन्होंने कॉप अप करा था? कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। करेक्ट, उन्होंने दोनों ही कंट्री के अंदर अकॉर्डिंगली कंट्री के हिसाब से कल्चरल ट्रेनिंग दी थी, लोगों से इंटरेक्शन किया था, कम्युनिकेशन उन्होंने मेंटेन करा था, एंड दैट्स व्हाई वो आसानी से कल्चरल अडेप्ट कर पाए थे। राइट, सिंपल। What role did local partnership plays in tech market strategy in Japan? जापान के अंदर जो लोकल पार्टनरशिप थी, क्या आया था उसका लेट्स से रिजल्ट? Operational cultural reputation marketing strategy, yeah, somewhere here. मैम लोकल मार्केट इंसाइट देने में हेल्प की थी जो लोकल पार्टनरशिप थे, कि वहाँ की क्या मार्केट इंसाइट थी। करेक्ट है, लोकली पे जो मार्केट रिसर्च हुई थी कंपनी की, उसको हेल्प किया गया था, जिससे कंपनी आसानी से अडेप्ट कर पाई थी वहाँ के एनवायरनमेंट को, एंड कंटिन्यू कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट भी कर पाई। जो इंसाइट मिला था उसको लोकल मार्केट का, वो उन्होंने बहुत हेल्प करा था। एंड और क्या क्या चीजें जो यहाँ पर नहीं है, और क्या क्या चीजें हो सकती है? इन्वेस्टमेंट शेयर हुआ होगा, रिस्क शेयर हुआ होगा दोनों साइड से। ओके, तो ये दोनों साइड से रिस्क और इन्वेस्टमेंट शेयर हुआ होगा, तो इकलौती कंपनी पे ही पूरा बर्डन नहीं आया था मार्केट को कैप्चर करने में जापान के लिए। ठीक है, मार्केट रिसर्च उनको ऑलरेडी मिल गया था, रिस्क उनको मिल गया था, शेयर्ड रिस्क हो गई थी एंड शेयर्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, जिसकी वजह से जो आउटकम आया था, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जो मार्केट था वो कैप्चर कर लिया था, एंड इन स्पैन ऑफ 2 years दे वर एबल टू जनरेट अप टू 25% ऑफ रेवेन्यू। ओके, and okay, ये हो गया। How important was regulatory compliance for XYZ to success in Asian market? ये तो आपको शायद खुद ही आंसर करना पड़ेगा। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस थे, जो लीगल चीजें थी, जो लीगल प्रोसीजर था, उसके सक्सेस को हेल्प करने के लिए कैसे अनुष्का हुआ? मैम, अनुष्का मैम 2 मिनट रुक जाइए। Okay. बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं, कल सभी लोग लिंक्डइन बिल्डिंग सेशन है। बेसिक लिंक्डइन प्रोफाइल सभी लोग अपना अकाउंट ओपन कर लेना। सेशन के ड्यूरिंग सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, फीचर उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं यूज करने के लिए, वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। बी अवेलेबल फ्रॉम 6 to 8। ओके, बस बाकी मैम कंटिन्यू कर लो आप। Okay. लीगल का काम है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को कैसे हेल्प करा था कंपनी ने सक्सेस होने के लिए, कंपनी को सक्सेस होने के लिए?
मैम जो भी नेसेसरी लाइसेंसिंग होती है कंपनी को रन करने के लिए वो सब प्रोवाइड करा उसने। फिर उनके जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी उन्होंने देखे तो उससे, और फिर इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी सिक्योर करवाई। लाइक उनकी डेटा कोई और ना यूज कर पाए, या फिर जिस भी तरह से वो लोग अपना काम कर रहे हैं वो कोई कॉपी नहीं कर पाए पेटेंट्स लिए, तो इसकी वजह से। करेक्ट है जो और भी वो यस लीगल एडवाइजर्स भी उनको मिल गए ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सके उस कंट्री के बारे में जान के, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज को जान के। करेक्ट है। अडेप्टेशन में उनको हेल्प कर दिया था। कंट्री के जो लीगल अडेप्टेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस ने उस चीज को हेल्प करा था। एडवाइजर्स थे, एक्सपर्टाइज थी उनकी। सो उन्होंने अकॉर्डिंगली जो भी अपने राइट्स थे, अपने पेटेंट्स थे वो रिजर्व कर लिए थे ताकि कंपनी को भी एक सिक्योरिटी मिले एंड उस कंट्री को भी एक सिक्योरिटी मिल सके कंपनी की साइड से। ओके, या यस विवेक, करेक्ट। नेसेसरी जो लाइसेंसिंग थी वो उनको आसानी से मिल गया था। And what could XYZ could have done differently to further improve his international business development strategy? हमने strategy दो देखी थी, right? ये like something which you can answer. क्या कुछ अलग कर सकते थे वो? Strategies थी joint venture and wholly owned subsidiaries. ठीक है, मैं बता देती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जो दोनों स्ट्रेटेजीज उन्होंने लगाई थी वो कहीं ना कहीं बेस्ट स्ट्रेटेजीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, दो अलग दूसरी स्ट्रेटेजीज थी, वो कौन सी बच गई थी हमारे पास में? एक लाइसेंसिंग बच गया था और एक बच गया था एक्सपोर्ट, राइट। जो कंपनी एक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है तो इट शुड बी ऑन द प्रोग्रामिंग लेवल और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे होना चाहिए, राइट। जिस कंपनी का पूरा जो सर्वाइवल है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वो कैसे कंपनी दूसरी कंपनी को वो लाइसेंस प्रोवाइड करके दे, राइट। क्योंकि उनका साइबर सिक्योरिटी का रहेगा, अगर कोई और कंपनी उसको यूज करने लग गई है तो देयर इज अ चांसेस कि उनका जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं और भी चला जाएगा, थ्रेफ्ट का चांस बढ़ जाएगा, रिस्क फैक्टर बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो लाइसेंसेस पे तो वो जा ही नहीं सकते थे। उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट का भी सिमिलर चीज ही रहेगा, अगर उनका कंट्रोल एक्सपोर्ट पे इतना नहीं रहता है कि आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, एप्लीकेशन वो इंटरनेशनल मार्केट पे वो लोग लेके जा रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को तो कोई भी कॉपी कर सकता है। अगर एप्लीकेशन कॉपी हो जाता है तो साइबर सिक्योरिटी है वो, तो किसी को पता चल गया कि सिक्योरिटी का एप्लीकेशन कैसे डेवलप हुआ है तो दे कैन इजीली ब्रेक इनटू। तो जो उनका मेन मोटिव रहता है कि हाई सिक्योरिटी देना, साइबर सिक्योरिटी देना, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा अगर उन्होंने एक्सपोर्ट भी करा, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर उनकी ऑनरशिप नहीं रहेगी और ना ही उनका कंट्रोल रहेगा कि कैसे कैसे जो प्रोडक्ट या एप्लीकेशन है वो दूसरे मार्केट्स के अंदर डेवलप होगी या दूसरे मार्केट्स के अंदर जाएगी। ओके, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दे कुड इम्प्रूव। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर आप कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो इट इज नेसेसरी कि अगर आप कुछ नहीं बता पा रहे हो तो दैट्स मीन कि और कुछ फर्दर वो स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट वाज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दे कुड यूज। और क्या क्या चीजें वो स्ट्रेटेजीज के अंदर इम्प्रूव कर सकते थे? फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर है तो उन्होंने सारी चीज अडॉप्ट करी थी, उन्होंने कम्युनिकेशन अडॉप्ट करा था, कल्चरल अडॉप्ट करा था, ट्रेनिंग पूरी अडॉप्ट करी थी, अलग अलग उन्होंने सेमिनार्स एंड वेबिनार्स भी अडॉप्ट करे थे, अगर हम आगे केस स्टडी के अंदर पढ़े, जिससे लोगों को साथ में घुलने मिलने का उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिल गया था।
शेयर्ड ओनरशिप थी उनकी, सो रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही उनके डिवाइड हुए थे। एंड जापान एक कल्चर ओरिएंटेड अगर कंट्री है तो बेस्ट जो स्ट्रेटेजी रहती थी वो उनकी जॉइंट वेंचर की थी जो उन्होंने लगाई थी। एंड साउथ कोरिया का मेन टारगेट था हाई सिक्योरिटी, full control over the cyber security, and then that's why they did the whole ownership with South Korea. अगर वो चाहते तो शायद साउथ कोरिया के अंदर भी जॉइंट वेंचर ला सकते थे, बट उसके अंदर से उनका जो प्रॉफिट था वो और ज्यादा डिवाइड हो जाता, जिससे वो इतना ज्यादा जो कैप्चर उन्होंने करा था वो नहीं कर पाए थे। तो दे वो टुक द चांसेस और दोनों ही कंट्री को उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ में हैंडल करा। ओके, क्लियर है सारा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आपकी क्लास तो कल नहीं रहेगी, सैटरडे को रहेगा। तो सैटरडे को शायद आपका डाउट सेशन एंड टास्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सैटरडे के टाइम पे टास्क से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो एक बार पढ़ लेना टास्क को, ताकि थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना। एंड उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देन वी विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, देन यू कैन लीव। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।